कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां प्यार और दर्द में फर्क ही मिट जाता है। मेरी भी एक शादी हुई थी, बड़ी धूमधाम से, सपनों की तरह। सब कहते थे, पूजा तो बहुत किस्मत वाली है, इतना अमीर हैंडसम पति मिला है। पर किसे पता था, जिस हवेली में मैं दुल्हन बनकर आई थी, वो ही हवेली मेरी चीखों का घर बन जाएगी। पहली रात उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे प्यार की सख्ती सह सकोगी? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा, पर मुझे नहीं पता था वो सख्ती प्यार नहीं, एक दरिंदगी थी जो मेरी रूह तक को तोड़ देगी। आज मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो 2 रातें आज भी मेरी नींद उड़ा देती हैं। मेरी शादी को बस कुछ घंटे ही हुए थे। पूरा घर खुशियों से भरा था, हर तरफ रोशनी थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट भी। मेरा नाम पूजा है और मेरे पति का नाम रवि। सब कहते थे कि रवि बहुत अच्छे, पढ़े लिखे और अमीर घर के हैं। पापा और मम्मी तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी बेटी की शादी ऐसे बड़े घर में हो रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शादी मेरे लिए कैसी सज़ा लेकर आने वाली है। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं कमरे में अकेली बैठी थी, भारी लाल जोड़ा पहने। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी दरवाजे की हल्की आवाज़ आई और रवि कमरे में आए। मैंने झट से सिर झुका लिया। उन्होंने धीरे से कहा, पूजा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाकर कहा, हाँ। फिर वो थोड़ा और झुककर बोले, क्या तुम मेरे प्यार की सख्ती को सह सकोगी? मुझे ये सवाल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने बिना सोचे फिर हाँ कह दिया। मुझे लगा शायद ये किसी प्यार भरी बात का हिस्सा है, जैसे फिल्मों में होता है। पर मुझे नहीं पता था कि उस हाँ का मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला है। रवि ने अचानक मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। पहले तो मैंने सोचा वो बस मुझे प्यार से गले लगा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल वो मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपने दांत गाड़ने लगे। दर्द से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं चीखना चाहती थी, पर उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया और धीरे से कहा, आवाज मत करना, लोग सोचेंगे हम प्यार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। दर्द इतना तेज था कि मैं तड़प उठी। मेरे पूरे शरीर पर उनके दांतों के निशान बन गए थे। कुछ जगहों से तो खून भी निकल आया। मैं बस भगवान का नाम ले रही थी कि किसी तरह ये रात खत्म हो जाए। सुबह जब मैं रसोई में खड़ी थी, मेरा सिर झुका हुआ था। मेरा पूरा शरीर दर्द से भरा था। हर कदम पर जलन हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मम्मी पापा को अगर ये सब पता चलता तो उनका दिल टूट जाता। इसलिए मैंने अपने आंसू निगल लिए और खुद से कहा, पूजा, तू अब इस घर की बहू है, सब संभालना पड़ेगा। रसोई बहुत बड़ी थी, जैसे किसी हवेली की। चूल्हा भी नया और अजीब सा था। मैंने उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। मुझे तो गैस भी सही से चलाना नहीं आता था। मैं गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक छोटा सा स्टोव ही काफी होता था। यहाँ तो सब कुछ मशीनों से चलता था। थक कर मैं एक कोने में बैठ गई और मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी, हे भगवान, कोई नौकर जाग जाए, मुझे चाय बना दे। इतना बड़ा घर था, मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ बहुत नौकर होंगे। मैं बस अपनी आंखें बंद करके बैठी थी कि तभी दरवाजे से किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाया तो देखा रवि दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, पर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराकर खड़ी हो गई। उन्होंने पास आकर कहा, मेरी जान, तुमने कमरे से बाहर आने की कोशिश क्यों की? तुम्हें इस घर का कुछ नहीं पता, और तुम जानती हो मुझे ये बात पसंद नहीं आई। उनकी आवाज में प्यार नहीं, गुस्सा था। मैं डर के मारे कांपने लगी। बोली, मुझे भूख लगी थी, इसलिए नीचे आ गई, पर मुझसे चूल्हा नहीं जल रहा था। उन्होंने मेरी बात सुनी, पर उनकी नजरें मेरे शरीर पर घूमी, उन निशानों पर जो उन्होंने खुद छोड़े थे। फिर धीमे से बोले, ऐसा लग रहा है मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मुझे रोना आ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। बस 1 हफ्ते पहले ही तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा खुशी से झूम रहे थे जब उन्हें ये रिश्ता मिला था। पापा रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और मम्मी लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। जब रवि जैसे अमीर घर का रिश्ता आया तो उन्होंने बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। मेरा मन नहीं था इतनी जल्दी शादी करने का, पर मम्मी ने कहा था, बिटिया, तू बहुत भाग्यशाली है, देख कितने बड़े घर में जा रही है, अब तो तेरा सारा जीवन संवर जाएगा। लेकिन अब उस हवेली में खड़ी मैं सोच रही थी,
क्या ये वही सज़ा है जिसे किस्मत कहते हैं? रवि ने चूल्हा जलाया और खुद चाय बनाने लगे। मैंने डरते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं स्वीटहार्ट, आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। रात भर मेरे प्यार की सख्ती झेली है तो थोड़ा इनाम तो बनता है। उनकी इस इनाम वाले लहजे में भी कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। मैंने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उन्होंने परांठा और चाय बनाई और मेरे सामने रखी। फिर बोले, बताओ सालन के साथ परांठा लोगी या ऑमलेट बनाओ तुम्हारे लिए? मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जोर दिया, बोलो ना स्वीटहार्ट, क्या चाहिए? डरते हुए मैंने कहा, ऑमलेट चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर झटपट ऑमलेट बना दिया। मैं उन्हें देखती रह गई। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, आप भी खा लीजिए। वो बोले, नहीं, तुम खाओ, मैं कपड़ी बदलकर ऑफिस जाऊंगा, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता था। फिर वो गंभीर आवाज में बोले, और हाँ, अब कमरे से बाहर मत निकलना। अगर भूख लगे तो कमरे के अंदर इंटरकॉम है, वहीं से ऑर्डर दे देना। अगर कमरे से बाहर निकली तो तुम्हें पति नहीं, इस घर का मालिक मिलेगा। याद रखना, मुझे अपनी बात टलना पसंद नहीं। उनके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि मेरा खून जम गया। मैंने सिर झुका लिया और धीरे धीरे खाना खाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। नाश्ता खत्म होते ही वो मेरी कलाई पकड़कर ऊपर कमरे में ले गए। मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन शुक्र था कि वो सीधा बाथरूम चले गए। मैं बिस्तर पर बैठकर राहत की सांस ली। कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए थे। मुझे शर्म आई और मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब क्या शर्म, हमारी तो रात में ही सारी शर्म मिट गई थी। मेरे गाल जलने लगे। उन्होंने फिर वही क्रूर मुस्कान दी और अचानक मेरी गर्दन पर झुककर फिर अपने दांत गाड़ दिए। मैं दर्द से तड़प उठी। उनकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, बस एक अजीब सी सनक थी। जब वो हटे तो मेरे गले से खून बह रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए और मैं अकेली रह गई, अपने दर्द, डर और खून से सने कपड़ों के साथ। मैं सोच रही थी, क्या ये शादी है? क्या यही प्यार होता है? रवि के ऑफिस जाते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन शरीर में इतना दर्द था कि उठने की हिम्मत नहीं थी। हर जगह जलन थी, जैसे किसी ने मुझ पर तेजाब डाल दिया हो। मैंने धीरे से दुपट्टा उठाया और आईने के सामने गई। जब मैंने खुद को देखा तो डर गई। गले, बाजुओं और पीठ पर गहरे दांतों के निशान थे। कुछ जगहों से तो अब भी हल्का खून रिस रहा था। मैं अपनी ही शक्ल पहचान नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू निकल आए। मैं बस भगवान से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या यही प्यार है? मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक टेबल पर रखा टेलीफोन जोर से बजने लगा। मेरे हाथ कांप गए। डर के मारे दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे फोन के पास गई और रिसीवर उठाया। क्या रो रही हो? रवि की भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं सन्न रह गई। मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वो फिर बोले, इतनी जल्दी भूल गई मेरी बात? सुबह ही तो कहा था ना, मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू पसंद नहीं। अगर मैंने फिर देखा कि तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे हाथों से रिसीवर गिर गया। मैं कांपते हुए पीछे हट गई। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, वो यहाँ तो नहीं थे। फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं रो रही थी? क्या इस कमरे में कोई कैमरा लगा है? क्या वो सचमुच मुझे देख रहा है? मेरा दिल बैठ गया। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई, पर बाहर भी कोई नहीं था। अब मुझे उस हवेली से डर लगने लगा था। इतना बड़ा घर और उसमें मैं अकेली, जैसे किसी पिंजरे में बंद चिड़िया। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर हो गई थी, लेकिन मैं कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। भूख लगी थी, मगर डर उससे भी बड़ा था। लेकिन आखिरकार मजबूरी में मैंने कमरे के कोने में रखे इंटरकॉम की तरफ कदम बढ़ाए। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, मैंने डरते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई। जी मैडम, बताइए क्या ऑर्डर करेंगे? मैं हकलाते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को भेज दीजिए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज़ आई, जी अभी भेजते हैं, लेकिन बताइए क्या चाहिए आपको? मैं घबरा गई और बस इतना बोली, जो भी बना हो भेज दीजिए। इतना कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैं डर गई। धीरे से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकरानी थी। उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर शालीनता।
उसने ट्रे पकड़ रखी थी। मैडम, ये आपका खाना, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने रास्ता दिया। वो अंदर आई, ट्रे रखी और बोली, आगे से आप मेन्यू तय कर लिया करें, वरना जल्दी जल्दी में यही बनाना पड़ता है। रात का भी बता दीजिए क्या भेजूं? मैंने कहा, रात में भी यही ठीक रहेगा। वो सिर हिलाकर बाहर चली गई। मैंने खाना देखा, गरम रोटियां, सब्जी और चावल। भूख इतनी थी कि मैं बिना सोचे खाने लगी। 2-3 निवाले खाए ही थे कि अचानक सिर भारी होने लगा, आंखें बोझिल हो गई। मुझे लगा बस थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर उठूंगी। मैंने ट्रे आगे खिसकाई और बिस्तर पर लेट गई। मुझे नहीं पता चला कब आंख लग गई, लेकिन जब होश आया तो मैं उस बिस्तर पर नहीं थी। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ तक नहीं दिख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जमीन पर पड़ी थी, ठंडी मिट्टी की गंध आ रही थी। मैं घबराकर चीख उठी, रवि, रवि, कोई है क्या यहाँ? मुझे निकालो। मेरा दम घुटने लगा, मैं रोने लगी। मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। मैं खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर भी कांप रहे थे। तभी अचानक ऊपर से एक तेज रोशनी पड़ी। मैंने आंखें ढक ली। धीरे धीरे जब आंखें खुली तो देखा मैं किसी तहखाने में थी। बड़ा कमरा, दीवारों पर पुरानी ईंटें और दरवाजे के पास खड़ा था रवि। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागी और जोर से उसके सीने से लग गई। मैं डर के कांप रही थी। रवि, मुझे बहुत डर लग रहा था, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मेरे आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन रवि ने मुझे गले नहीं लगाया। उसने ठंडे चेहरे से मुझे देखा, फिर अचानक मेरे बालों को पकड़कर जोर से खींचा। मैं दर्द से चीख उठी। वो बोला, किसकी इजाजत से तुमने नौकरों को ऑर्डर दिया? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि मुझसे पूछो कि मैं दोपहर में क्या खाने दूं? उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि मेरी रूह कांप गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने आगे कहा, सुबह ही तो कहा था, तुम्हारी आंख से एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, फिर तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बस हाँ में सिर हिलाने लगी। तभी उसने जोर से थप्पड़ मारा। मैं जमीन पर गिर पड़ी। कानों में भनभनाहट सी होने लगी। वो झुककर मेरी ठोड़ी पकड़कर बोला, अगली बार अगर तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखना, इस घर में तुम क्या खाओगी, क्या पहनोगी, कब बोलोगी, सब मैं तय करूंगा। उसकी आंखों में पागलपन था। मैंने डर के मारे सिर झुका लिया। उसने मेरी ठोड़ी छोड़ी और कुछ देर बाद बोला, चलो ऊपर चलो। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया। ऊपर पहुंचकर मैं राहत की सांस लेना चाहती थी, लेकिन मेरी छठी इंद्री कुछ और ही कह रही थी। मुझे लग रहा था अब फिर वही दर्द शुरू होने वाला है। कमरे में पहुंचते ही रवि ने दरवाज़ा बंद किया। अगले ही पल वो फिर मुझ पर टूट पड़ा। वही जानवर जैसा रूप, वही दर्द, वही चीखें। मैं चीखना चाहती थी मगर उसने फिर से मुंह दबा दिया। मेरे शरीर पर नए निशान बनते जा रहे थे। काफी देर बाद वो मुझसे अलग हुआ। मैं बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। आंखों में आंसू सूख गए थे, शरीर बिल्कुल सुन्न। रात खत्म हुई पर मेरे लिए हर रात अब एक सजा बन गई थी। सुबह की किरण कमरे में आई तो मेरी आंख खुली, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। शरीर में ऐसा दर्द था कि हिलना भी मुश्किल था। फिर भी रवि अंदर आया और सख्त आवाज में बोला, अब भी पड़ी हुई हो? अपने पति के लिए कपड़े निकालो। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर जैसे ही उठी उसने फिर से मेरी कलाई पकड़ ली और कहा, मैंने कहा था ना, जब तक मैं ना कहूं अपनी जगह से हिलना भी मत। उसकी हर बात अब एक आदेश बन चुकी थी। मैं जैसे किसी कठपुतली में बदल चुकी थी। वो मुझसे दूर हुआ, बोला, मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे काले रंग का सूट निकालो। और फिर वो बाथरूम चला गया। मैं बड़ी मुश्किल से उठी। कमर में बहुत तेज दर्द था, लेकिन डर इतना था कि मैंने किसी तरह अलमारी से उसका सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, वही तौलिया, वही मुस्कान। मैंने सिर झुकाकर कहा, रवि, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कमर में बहुत तेज दर्द है। वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, अच्छा तो चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं हैरान रह गई। जो आदमी मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देता था, वो अब खुद डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा था। उसने मुझे चादर में लपेटा, अपनी बाहों में उठाया और नीचे लाया। कार पोर्च में खड़ी थी। उसने कहा, डॉक्टर को घर बुला सकता था, लेकिन वक्त कम है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। मेरे लिए ये सब किसी सपने जैसा था। मैं बस चुपचाप बैठ गई। गाड़ी कुछ देर में सागर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। रवि ने एक नर्स को कुछ पैसे दिए और बोला, इसे डॉक्टर मनोज के पास ले जाओ। वो नर्स मुझे सहारा देकर अंदर ले गई, और जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मैं चौंक गई। वो रवि जैसा ही दिखता था। जब मैं डॉक्टर के केबिन में गई और उस शख्स को देखा तो मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो आदमी हूबहू रवि जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। मेरे होंठ कांप गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया।
मैंने नर्स की तरफ देखा और डरते हुए पूछा, ये डॉक्टर मनोज है? नर्स मुस्कुराकर बोली, हाँ मैडम, यही डॉक्टर मनोज है, बहुत ही अच्छे और जाने माने डॉक्टर। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में रवि वाली ठंडक नहीं थी। कुछ अपनापन था, कुछ सुकून जैसा एहसास। वो अपनी कुर्सी से उठा, मेरे पास आया और बोला, आइए भाभी जी, बैठिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे कानों ने जैसे कोई झटका खाया। भाभी जी? मतलब ये आदमी? मेरा देवर है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि वो बोला, मैं रवि का छोटा भाई मनोज हूँ। चिंता मत कीजिए, आप यहाँ सुरक्षित है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मुझे लगा ये कोई चाल है, शायद रवि ही कोई नया खेल खेल रहा है। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। बस एक फर्क था, रवि के दाहिने हाथ पर टैटू था और मनोज के हाथ पर नहीं। शायद ये सचमुच दूसरा इंसान है। मैं धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। मनोज ने नरमी से पूछा, आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आप बहुत दर्द में हैं। क्या हुआ आपको? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। लेकिन उसने फिर कहा, आपके गर्दन और हाथों पर जो निशान हैं वो चोट जैसे नहीं लगते, ये किसी इंसान के दांतों के निशान लग रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बात अधूरी छोड़ दी। शायद वो समझ गया था। थोड़ी देर बाद उसने बाहर जाकर एक महिला डॉक्टर को बुलाया। शिल्पा, जरा आओ, इनका चेकअप कर दूं। अंदर एक सादी सी औरत आई, चेहरे पर नरमी थी। वो बोली, नमस्ते, मैं डॉक्टर शिल्पा, मनोज की पत्नी हूँ। मैंने हल्की मुस्कान दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं, चलिए अंदर, मैं मरहम लगाती हूँ। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। मैं लेट गई और उसने धीरे धीरे मेरी पीठ पर ठंडी क्रीम लगाई। वो बहुत नरमी से बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे पति की भाभी, यानी तुम्हारी देवरानी। और मैं सब जानती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या जानती हैं आप? मैंने धीमे से पूछा। वो बोली, सब कुछ। रवि कैसा इंसान है, वो क्या करता है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन उस आदमी से कोई औरत कभी खुश नहीं रह सकती। उसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? मैंने जल्दी से पूछा। शिल्पा गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारे पति में एक बहुत डरावनी बीमारी है। वो इंसान के खून की तरफ आकर्षित होता है। जब उसे गुस्सा या जोश आता है तो वो सामने वाले को काटता है। उसे दर्द देने में मज़ा आता है। ये कोई सामान्य इंसान नहीं है पूजा। मेरी रूह कांप गई। मैंने बिस्तर को कसकर पकड़ लिया। तो वो ऐसा क्यों है? ऐसा कोई कैसे हो सकता है? शिल्पा ने कहा, इसका अतीत बहुत भयानक है। बचपन में उसके पिता भी हिंसक थे, माँ को हर रोज़ मारते काटते। रवि बचपन से यही सब देखता रहा। धीरे धीरे वही उसकी फितरत बन गई। लेकिन अब वो और भी खतरनाक हो गया है। अब उसे दर्द नहीं, खून पसंद है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी हिम्मत टूट गई हो। मैं धीरे से बोली, मुझे उससे बचाइए, प्लीज़। शिल्पा ने मेरा हाथ थामा और कहा, अभी नहीं, वो बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसा है, रुतबा है। अगर तुम अचानक गायब हुई तो सबसे पहले हमारे ऊपर शक करेगा। अभी चुप रहो, लेकिन तुम्हें जल्द ही इस नर्क से निकलना होगा। तभी मनोज अंदर आया। उसने मुझे देखकर कहा, भाभी जी, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? मैंने सिर हिलाया, थोड़ा। फिर मैंने धीरे से कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? सच सच बताइएगा। वो बोला, हाँ पूछिए। मैंने डरते हुए कहा, आपका भाई बहुत अजीब हरकतें करता है। वो मुझे काटता है, खून निकालता है और फिर उसे चाटता है, जैसे किसी को इंसान का खून पीने की आदत हो। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों करता है? मनोज कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ जानता हूँ, और अब तुम्हें सच जानना चाहिए। वो धीरे से कुर्सी पर बैठा और बोला, रवि को बचपन से एक आदत लग गई थी, जानवरों को काटने की। स्कूल में भी जब उसे गुस्सा आता तो वो अपने दोस्तों को काट लेता था। डॉक्टरों ने कहा कि वो ब्लड डिसऑर्डर का शिकार है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई। अब उसे किसी के दर्द में मज़ा आता है। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ये सब क्यों नहीं बताया? उन्होंने तो कहा था कि रवि बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक। मनोज की आंखों में गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने कभी जांच नहीं की। उन्हें सिर्फ उसकी दौलत दिखाई दी, वही लालच जिसने तुम्हें इस नर्क में ढकेल दिया। मैं सन रह गई। मेरे दिल में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। मतलब उन्होंने खुद मुझे ऐसे आदमी के हवाले कर दिया? मनोज बोला, हाँ, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। वो भोले लोग हैं, बस अमीरी की चमक में अंधे हो गए। मैं अब तक चुपचाप सुन रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। शिल्पा बोली, देखो, अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है,
तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने तुरंत कहा, प्लीज़ मुझे उस हवेली से निकाल दीजिए, वो मुझे मार देगा। मनोज ने कहा, अभी नहीं पूजा, वो बहुत चालाक है। अगर तुम अचानक भागी तो वो तुम्हें कहीं भी ढूंढ निकालेगा। तुम्हें हमारी मदद से ही भागना होगा। मैंने कांपते हुई आवाज में पूछा, कैसे? वो बोला, तुम आज रात वापस उसी हवेली में जाओ, 2 दिन तक कुछ मत करना। फिर तीसरी रात जब वो गहरी नींद में सो जाए तब पीछे के दरवाजे से निकल जाना। मैं अपनी गाड़ी गली के आखिरी छोर पर खड़ी रखूंगा। तुम जैसे ही बाहर आओगी मैं तुम्हें लेकर शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने हैरानी से उसे देखा। आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? वो बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक और औरत की जिंदगी बर्बाद हो। मैं जानता हूं मेरा भाई अब इंसान नहीं रहा। शिल्पा ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना पूजा, वो सोया हुआ शेर है। अगर उसे शक भी हुआ कि तुम कुछ करने वाली हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली और बोली, मैं सब जोखिम उठाऊंगी, बस मुझे यहां से निकलना है। मनोज ने सिर हिलाया, ठीक है, आज रात वापस जाओ और कुछ भी हो डरना मत। तुम्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। मैंने सिर झुका लिया। मेरी आंखों में अब भी आंसू थे, पर इस बार डर नहीं, एक आग थी आज़ाद होने की। मैं हॉस्पिटल से निकली तो दिल बहुत भारी था। मनोज और शिल्पा ने जो बताया था वो सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। रवि, इंसान नहीं बल्कि एक पागल हिंसक आदमी, एक ऐसा शख्स जिसे किसी और के दर्द में सुकून मिलता था, और अब मुझे उसी के साथ उस हवेली में वापस जाना था। गाड़ी में बैठते वक्त मनोज ने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, पूजा, डरना मत, बस 2 दिन संभल कर रहना, तीसरी रात सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद वहां आऊंगा। मैंने सिर हिलाया और बिन कुछ कहे घर की तरफ लौट गई। रास्ते भर बस एक ही सवाल मन में गूंजता रहा, क्या मैं बच पाऊंगी? जब हवेली पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। रवि बाहर ही खड़ा था, जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान। कैसी हूं मेरी जान? डॉक्टर ने क्या कहा? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैंने सिर झुकाकर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा आराम करना होगा। उसने मेरी ठोड़ी उठाई और बोला, अच्छा, अब जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे अपनी बीवी फिर पहले जैसी चाहिए। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैं बस मुस्कुरा दी और कुछ नहीं कहा। वो बोला, चलो ऊपर चलो। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रही थी, बस 2 दिन, सिर्फ 2 दिन और। कमरे में पहुंचकर मैंने खुद को थोड़ा संभाला। रवि अपने ऑफिस के फ़ोन कॉल्स में व्यस्त हो गया। मैंने मन ही मन भगवान से कहा, बस मुझे हिम्मत देना। रात ढली और हमेशा की तरह रवि फिर अपने पुराने रूप में आ गया। वो मेरे पास आया और बिना कुछ बोले मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरे शरीर ने फिर वही दर्द महसूस किया, वही जख्म, वही खून। पर इस बार मैं रोई नहीं। मेरे अंदर अब डर नहीं, एक ठानी हुई चुप्पी थी। मैं सोच रही थी, बस 2 रातें और, फिर सब खत्म। जब सुबह उठी रवि ऑफिस चला गया था। कमरे में सन्नाटा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। हवेली के पीछे एक लंबी गली थी जो बाहर की सड़क तक जाती थी। शायद वहीं से मुझे भागना था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। दूसरे दिन मैंने पूरी कोशिश की कि रवि को शक न हो। मैं उसकी हर बात मान रही थी। नाश्ता उसके हाथ से, मुस्कुराहट नकली और डर अंदर ही अंदर छिपा हुआ। रवि शायद संतुष्ट था कि मैं अब पूरी तरह उसकी आदर्श पत्नी बन चुकी हूं। वो जब ऑफिस जाता तो इंटरकॉम पर मुझे कॉल करता, क्या कर रही हो मेरी जान? और मैं हर बार मुस्कुराकर बोलती, बस आपका इंतजार कर रही हूं। पर भीतर मेरा दिल डर से कांपता रहता। मैं हर पल उस तीसरी रात का इंतजार कर रही थी। और फिर वो तीसरी रात आ ही गई। उस दिन का सूरज जैसे बहुत धीरे ढला। पूरा दिन मैं बिस्तर पर बैठी थी, जैसे कोई कैदी रिहाई का इंतजार करता है। शाम को रवि बहुत खुश मूड में घर लौटा। वो बोला, आज ऑफिस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चलो आज सेलिब्रेट करते हैं। मैंने मुस्कुरा दी, बोली, आपके लिए कुछ खास बना दूं? वो बोला, नहीं, आज मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हारे लिए। वो किचन में गया और थोड़ी देर बाद 2 ग्लास जूस लेकर आया। ये लो, हमारे प्यार के नाम, उसने हंसकर कहा। मुझे उस जूस पर शक हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने दिखावे के लिए ग्लास उठाया, लेकिन पिया नहीं, बस होंठों को छुआ और ग्लास नीचे रख दिया। वो बोला, पूरा पी लो ना डार्लिंग। मैं हंसते हुए बोली, थोड़ा बाद में, अभी खाना खा लो। वो मुस्कुराकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद उसने खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चला गया। उसकी सांसों की आवाज़ सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यही मौका है। मैंने धीरे धीरे अपने कदम जमीन पर रखे, आवाज़ तक नहीं होने दी। कपाट खोला और चादर में कुछ पैसे रखे।
जो मुझे दराज में मिले थे। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। हवेली के गलियारे में अंधेरा था, लेकिन मेरी आंखें अब उस अंधेरे की आदी हो चुकी थी। हर कदम पर दिल धड़कता जा रहा था, कहीं रवि जाग न जाए। नीचे उतरते हुए मुझे वो तहखाना याद आया जहां उसने मुझे बंद किया था। मेरे पैर कांप गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं सीढ़ियां उतरकर पिछली तरफ पहुंची। दरवाजे तक आई तो ठंडी हवा का झोंका लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस अब आज़ादी कुछ कदम दूर थी। मैंने दरवाज़ा खोला और भागी। गली बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मनोज ने बताई थी। आखिर में कार की हेडलाइट्स जलती नजर आई। मैं फौरन दौड़ी और गाड़ी में बैठ गई। मनोज ड्राइविंग सीट पर था। चलो पूजा, उसने कहा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। मैं पीछे मुड़कर देखने लगी। वो हवेली अब दूर होती जा रही थी, लेकिन मन में डर अभी भी बाकी था। मैंने मनोज की तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, हम शहर छोड़ देंगे, वहां वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने राहत की सांस ली। आंखों से आंसू बहने लगे। आज इतने दिनों बाद पहली बार आज़ादी का एहसास हुआ। गाड़ी कई घंटे चलती रही। रास्ते में बसों की लाइट्सें, सड़कों के किनारे नीम के पेड़ और रात का सन्नाटा। मनोज बोला, हम अब जम्मू जा रहे हैं, वहां मेरा एक पुराना क्लिनिक है, कुछ दिन वहीं रहना। मैंने सिर हिलाया। शरीर दर्द से थका हुआ था, लेकिन दिल को शांति मिल रही थी। रात के करीब 2 बजे हम एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक छोटा सा घर था, दीवारों पर सफ़ेद पेंट उखड़ा हुआ। मनोज ने दरवाज़ा खोला, बोला, यहीं रहो, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता बाहर मत निकलना। मैंने उसे धन्यवाद कहा और कमरे में चली गई। खिड़की से बाहर देखा, पहाड़ों की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान, अब और नहीं, अब मुझे शांति दे दो। उस रात में बिस्तर पर लेटे और बहुत दिनों बाद मुझे नींद आई। न डर, न चीख, न दर्द, बस सन्नाटा। लेकिन मुझे में पता था कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल चुकी थीं। कई दिनों बाद मैं चैन से सो पाई थी। शरीर में दर्द अब भी था, लेकिन मन थोड़ा हल्का लग रहा था। मैं उठी, बाल ठीक किए और खिड़की से बाहर देखा। सामने पहाड़ों पर धुंध थी और नीचे छोटे छोटे घर। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। उसके हाथ में चाय और कुछ ब्रेड थे। वो बोला, कैसी हो पूजा, रात को ठीक से नींद आई? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत दिनों बाद चैन से सो पाई। वो बोला, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने धीरे से कहा, पर अगर वो ढूंढने आ गया तो? मनोज बोला, रवि बहुत चालाक है, लेकिन अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने उसका ध्यान कहीं और भटका दिया है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? वो हल्के से मुस्कुराया। मैंने उसे बताया कि तुम बनारस चली गई हो, वो वहीं तुम्हें ढूंढने गया है। मुझे थोड़ी राहत मिली, पर मन में कहीं डर अब भी था। मैंने चाय का कप हाथ में लिया और मनोज ने कहा, आज से तुम नई जिंदगी शुरू करो। मैं पास के स्कूल में तुम्हारे लिए काम की बात करता हूँ, वहाँ एक प्रिंसिपल मेरी जान पहचान की है, शायद तुम्हें कोई छोटा जॉब दे दे। मैंने कहा, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? वो बोला, बस यही कहना कि तुम्हारा नाम नेहा है और तुम दिल्ली से आई हो। अब मैं पूजा नहीं थी, मैं बन गई थी नेहा शर्मा, एक ऐसी लड़की जो अतीत के दर्द को भूलकर नई शुरुआत करना चाहती थी। 3 दिन बाद मनोज मुझे उस स्कूल में ले गया। वहाँ बच्चों की आवाज़ें थी, घंटी की टनटनाहट और मासूम हंसी थी। कई साल बाद मैंने किसी को इतनी मासूमियत से हंसते हुए देखा था। प्रिंसिपल मैडम मिसेस भारद्वाज बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली, तुम्हारे चेहरे पर सादगी है, हमें ऐसी ही टीचर्स चाहिए, बस बच्चों को संभाल पाओगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूंगी मैडम। और इसी तरह मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। हर सुबह मैं बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती और शाम को उस छोटे घर में लौट जाती। कुछ दिनों में ही मुझे थोड़ा सुकून मिलने लगा। रात को जब पहाड़ों के पीछे सूरज ढलता तो मैं खिड़की के पास बैठकर भगवान से धन्यवाद करती। धन्यवाद कि आपने मुझे उस नरक से निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ डर कभी पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन स्कूल में थी कि अचानक दरवाजे पर एक आदमी आया। उसने मुझसे कहा, मैडम, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मैं चौंक गई। कौन? वो बोला, एक सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे कपड़ों में, कहते हैं कि दिल्ली से आए हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, दिल धड़कने लगा। कहीं वो रवि तो नहीं? मैंने धीरे से कहा, आप कहिए, मैं अभी व्यस्त हूँ,
उनसे कहिए थोड़ा इंतजार करें। वो आदमी सिर हिलाकर बाहर चला गया। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से झांकी। बाहर खड़ा एक लंबा आदमी, काले सूट में और आंखों पर काला चश्मा। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चाल ढाल रवि जैसी थी। मेरे पैर कांप गए। मैंने तुरंत बैग उठाया और दूसरे दरवाजे से स्कूल से बाहर निकल गई। तेजी से भागते हुए मैं सीधे घर पहुंची। दरवाजा बंद किया, खिड़की के पर्दे गिराए और बिस्तर पर बैठ गई। सांसें तेज चल रही थीं। क्या वो सच में यहाँ आ गया है? उसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शाम को जब मनोज आया तो मैंने सब बताया। वो बोला, शायद किसी ने देख लिया होगा जब हम यहाँ आए थे, लेकिन डरना मत, मैं हूं ना। वो बोला, आज रात मैं यहीं रहूंगा, अगर कोई आया तो पहले मुझसे मिलेगा। रात बहुत धीमी बीती। बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं डर से उठ बैठी। मनोज भी जाग गया। वो बोला, शायद बिल्ली होगी। लेकिन फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। कोई दरवाजे पर था। मनोज धीरे से उठा, खिड़की से बाहर झांका, कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? वो धीरे से बोला, वो रवि। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तो सोचा था मैं बनारस में हूं। मनोज बोला, शायद उसे शक हो गया है। दरवाजे पर फिर तेज खटखट हुई। दरवाजा खोलो नेहा, या कहूं पूजा। रवि की आवाज थी। वो हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी खंजर से कम नहीं थी। मैं डर से कांपने लगी। मनोज ने मुझे इशारा किया कि वो बोलेगा। वो दरवाजे के पास गया और बोला, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि की आवाज आई, भाई तो तुम भी इसमें शामिल हो? मेरी बीवी को मुझसे छुपा रहे हो? मनोज बोला, वो अब तुम्हारी बीवी नहीं रही रवि, तुम इंसान नहीं जानवर हो। अचानक जोर की आवाज आई, धड़ाम। रवि ने दरवाजा तोड़ दिया था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो सीधा अंदर आया और मेरे पास पहुंचा। भागकर मुझसे बच जाओगी पूजा? मैंने कहा था ना, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके शब्द सुनकर मेरा खून जम गया। मनोज उसके सामने आया, बोला, भाई पीछे हटो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। रवि हंसा, पुलिस? तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। वो आगे बढ़ा और मनोज को जोर से धक्का दिया। मनोज दीवार से टकराया और गिर पड़ा। मैं चिल्लाई, रुको रवि, प्लीज। पर वो नहीं रुका। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो घर चलते हैं, तुम मेरी बीवी हो, समझी? मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागी। वो मेरे पीछे भागा। कमरे में भगदड़ मच गई। कुर्सियां गिरीं, शीशे टूटे और मैं सीढ़ियों की तरफ भागी। नीचे उतरते हुए मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ी। अचानक पीछे से मनोज ने रवि को पकड़ लिया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। मैंने देखा दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। फिर रवि ने पास रखा फूलदान उठाया और मनोज के सिर पर दे मारा। मनोज वहीं गिर पड़ा, खून बहने लगा। मैं चीख उठी, नहीं। रवि मेरी तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, अब कोई नहीं बचा तुम्हें मुझसे छुड़ाने। वो आगे बढ़ा, लेकिन मैंने झट से दीवार पर लटकी एक छड़ी उठाई और उसके सिर पर मारी। वो लड़खड़ाया पर संभल गया। मैंने दूसरा वार किया, इस बार उसके हाथ में लगा। वो गरजा, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? मैं पीछे हटने लगी, पर अब वो पूरा पागल हो चुका था। अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। मैंने खिड़की से देखा, कुछ पुलिस वाले आ रहे थे। शायद किसी पड़ोसी ने आवाजें सुनकर पुलिस बुला ली थी। रवि ने चारों तरफ देखा, फिर मुझ पर झुंझलाकर बोला, अगली बार मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा पूजा। और वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। पुलिस अंदर आई। मनोज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था ये सब कभी खत्म नहीं होगा। उस रात की याद अब तक मेरी आंखों में बसी हुई थी। रवि का पागलपन, खून, मनोज का गिरना, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा था। पुलिस की गाड़ियों की आवाज, लाल नीली लाइटें और लोगों की भीड़ सब मिलकर उस रात को और भी डरावना बना रहे थे। मैं जमीन पर बैठी थी, मेरे हाथ खून से सने थे। मनोज को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाया गया। वो बेहोश था, सिर से लगातार खून बह रहा था। मैं पीछे पीछे भागी, पर एक पुलिस वाले ने मुझे रोका। मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं रोते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए, वो मर जाएगा। लेकिन वो नहीं माने।
एक महिला पुलिस अधिकारी आई और मुझे संभालते हुए बोली, शांत रहिए, डॉक्टर की टीम वहाँ है, वो ठीक हो जाएगा। पहले आप हमें बताइए कि ये सब हुआ कैसे। मैं हकलाते हुए बोली, वो मेरा पति था, रवि, उसने हमला किया, मनोज को मारा। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर सूचना दी, सभी चेकपोस्ट पर रवि नाम के शख्स की तलाशी शुरू करो। काला सूट, नीली गाड़ी, नंबर DL04M9130। मैं अब बस अस्पताल की तरफ भागी। वहां मनोज को इमरजेंसी में ले जाया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि सिर पर गहरी चोट है, लेकिन उम्मीद है बच जाएगा। मैं वेटिंग रूम में बैठ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सामने दीवार पर लटका घड़ी का कांटा जैसे रुक गया हो। हर सेकंड किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। सुबह का सूरज निकला, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी नहीं, एक और डर लेकर आया। पुलिस ने बताया कि रवि फरार है। उसकी गाड़ी जंगल की तरफ जाते हुए मिली है, लेकिन वो खुद नहीं मिला। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो अब भी आज़ाद था, और इसका मतलब था कि वो किसी भी वक्त लौट सकता था। मैंने धीरे से कहा, वो वापस आएगा। पुलिस अफसर ने मुझे देखा और बोला, मैडम, आप डरे नहीं, हम आपकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस गार्ड रख देंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन जानती थी रवि जैसा आदमी पुलिस से नहीं डरता। 3 दिन बीत गए। मनोज अब होश में आ गया था। उसकी आंखें खुली तो उसने धीरे से कहा, पूजा, तुम ठीक हो? मैं उसके पलंग के पास बैठी थी, बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। वो मुस्कुरा दिया, तुम्हारी हिम्मत ही असली जीत है। अब डरना मत, ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। हाँ, अब डर से नहीं, मुझे खुद उस दरिंदे का सामना करना था। मैंने उसी शाम पुलिस स्टेशन जाकर कहा, मुझे रवि के खिलाफ बयान देना है। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, आपको यकीन है? वो बहुत ताकतवर आदमी है, पैसे और रुतबे से सब खरीद सकता है। मैं बोली, अब और नहीं, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी लड़ाई का कारण है। पुलिस ने मेरी पूरी कहानी दर्ज की, शादी की रात से लेकर हॉस्पिटल तक का हर दर्द। इंस्पेक्टर की आंखें भी नम हो गई। वो बोला, आप जैसी महिलाएं ही असली हिम्मत की मिसाल है। अगले कुछ दिनों तक मैं मनोज के साथ रही। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। रात को जब हवा खिड़की से टकराती तो लगता रवि बाहर खड़ा है। कभी कभी मुझे लगता कोई पीछा कर रहा है। शायद वो मेरा भ्रम था, या शायद वो सच में आसपास था। एक शाम मैं मंदिर गई। बहुत दिनों बाद भगवान के सामने खड़ी हुई थी। हाथ जोड़कर बोली, भगवान, अब मुझे डर नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे दो कि अगर वो मेरे सामने आए तो मैं झुकूं नहीं। तभी मंदिर के बाहर एक गाड़ी रुकी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पलटकर देखा, वही नीली गाड़ी। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा रवि। वो मुस्कुरा रहा था, आंखों में वही पागलपन। मैं भागने लगी, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, भागो मत पूजा, बस एक बार बात सुन लो। मैं मंदिर के अंदर दौड़ी और पुजारी के पीछे छिप गई। वो दरवाजे पर खड़ा था। तुम सोचती हो पुलिस मुझे पकड़ लेगी? मैं सब संभाल लूंगा, बस मेरे साथ चलो, फिर कुछ नहीं होगा। पुजारी ने उसे रोकने की कोशिश की। ये मंदिर है, बाहर रहो। रवि ने उसे धक्का दिया और अंदर आया। उसकी आंखों में जैसे आग थी। वो बोला, पूजा, तू मेरी थी, है और रहेगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, रवि, ये प्यार नहीं, ये पागलपन है, मुझे छोड़ दो। वो हंसा, पागलपन ही तो असली प्यार है। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। रवि ने पीछे देखा, फिर मुझ पर गुस्से से देखा। फिर पुलिस? तूने मुझे धोखा दिया। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने पास रखा दिया उठाया और उसके हाथ पर फेंका। तेल गिरा, उसकी शर्ट में आग लग गई। वो चीखने लगा। पुलिस अंदर दौड़ी और उसे पकड़ लिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। डर, राहत और दर्द सब एक साथ। रवि को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। वो जाते जाते बोला, तुम जीत गई पूजा, लेकिन याद रखना, मेरा प्यार मरकर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। मेरे बयान और पुलिस के सबूतों से रवि को उम्र कैद की सजा हुई। वो अब जेल में था, लेकिन मैं जानती थी कुछ जख्म कभी नहीं भरते। मनोज ने कहा,
अब सब खत्म हो गया पूजा, अब जीना शुरू करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब डर नहीं, अब सिर्फ सुकून चाहिए। कई हफ्तों बाद मैंने उस घर को छोड़ा और पहाड़ों के पास एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। वहीं बच्चों को पढ़ाती, पेड़ों के नीचे बैठकर हवा में सांस लेती और सोचती, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर ही नया बनाती है। शाम को जब आसमान लाल होता तो मैं धीरे से कहती, धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे जीना सिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन स्कूल में डाक आई। एक लिफाफा था, बिना नाम के। मैंने खोला, अंदर बस एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, तुमसे जल्द मुलाकात होगी, तुम्हारा रवि। मेरे हाथ कांप गए, दिल फिर से डर गया। क्या वो सच में जेल में था या फिर आज़ाद? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी जब वो चिट्ठी आई। सादा सा लिफाफा जिस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर जो लिखा था, तुमसे जल्द मुलाकात होगी, तुम्हारा रवि। ये पढ़ते ही मेरा पूरा शरीर कांप गया। मेरे हाथों से कागज गिर गया। दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। कई हफ्तों से मैं सोच रही थी कि सब खत्म हो गया है, कि अब वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन ये चिट्ठी सब फिर से हिला गई। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और तुरंत मनोज को फोन किया। मनोज, मुझे एक चिट्ठी मिली है, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो बोला, कौन सी चिट्ठी? रवि की। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वो बोला, मैं आता हूं। शाम तक वो मेरे पास पहुंचा। उसने वो चिट्ठी देखी और माथे पर शिकन आई। बोला, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो पूजा, रवि तो जेल में है। मैं बोली, लेकिन उसकी लिखावट है, मैं पहचानती हूं। वो बोला, मैं कल ही जेल जाकर सब पता करता हूं। रात को मैं बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर आवाज पर मुझे लगता जैसे कोई बाहर खड़ा है। कभी लगता खिड़की के पर्दे हिल रहे हैं, कभी लगता दरवाजे की कुंडी हिली। कितनी कोशिश की कि डर ना लगे, पर जब जिंदगी इतनी तकलीफ दे तो डर अपने आप लौट आता है। अगले दिन सुबह सुबह मनोज आया। चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? जेल में मिला क्या रवि? उसने गहरी सांस ली और बोला, पूजा, मुझे सच्चाई बतानी होगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बोला, रवि 3 दिन पहले जेल से भाग गया है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। मैंने फटी आंखों से उसे देखा। क्या? लेकिन पुलिस ने कुछ बताया क्यों नहीं? वो बोला, पुलिस सब जगह तलाश कर रही है, लेकिन लगता है वो बहुत पहले यहां तक पहुंच चुका है। अब मेरा हर डर सच साबित हो चुका था। वो फिर से आजाद हो चुका था। वो फिर से मुझे ढूंढने आया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, मनोज, वो मुझे मार देगा। वो बोला, नहीं पूजा, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं हूं तुम्हारे साथ। उसने पुलिस को फोन किया और मेरे घर के बाहर 2 सिपाही तैनात कर दिए गए। लेकिन मन के अंदर जो डर था, वो किसी पहरे से नहीं मिट सकता था। रात फिर ढल गई। हवा फिर तेज थी, खिड़कियां हिल रही थीं। मैं अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में वही चिट्ठी लिए। अचानक बाहर कोई परछाई गुजरी। मेरा दिल उछल गया। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर कोई खड़ा था काले कपड़ों में। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और फोन उठाया। मनोज, कोई है बाहर? वो बोला, दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूं। तभी दरवाजे पर आवाज आई, ठक ठक ठक। वही आवाज, वही ताल, वही डर। मैं रोने लगी। रवि, प्लीज चला जा, मुझे छोड़ दे, मैंने चीख कर कहा। बाहर से उसकी आवाज आई, दरवाजा खोलो पूजा, एक आखिरी बार मिलना है बस, फिर चला जाऊंगा। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। मुझे याद आया जब वो गुस्से में भी होता था, तब भी उसकी आवाज ऐसी ही धीमी होती थी। मैं कांपती रही, पर दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा शायद चला गया हो। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। कुछ आवाज नहीं थी। पर जैसे ही मैंने आंखें झुकाईं, नीचे दरवाजे की दरार में किसी की परछाई दिखी। वो अब भी बाहर था। तभी अचानक पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं चीख पड़ी। मुड़कर देखा, मनोज था। वो बोला,
शांत रहो, मैं आ गया हूं। हम दोनों ने बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और टूटा हुआ फाटक। वो चला गया शायद, मनोज बोला, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। उस रात हम दोनों जागते रहे। सवेरे पुलिस आई और बोली, हमने जंगल के पास रवि की लाश पाई है। उसके कपड़े जले हुए थे, शायद किसी हादसे में मरा। मैं चुप रह गई। ना आंसू निकले, ना राहत मिली, बस एक खामोशी थी। मैंने भगवान के मंदिर में जाकर दिया जलाया और धीरे से कहा, शायद अब सच में सब खत्म हो गया है। दिन बीतते गए, जिंदगी फिर धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। मैं स्कूल जाती, बच्चों के साथ खेलती और मनोज से बात करती। अब डर थोड़ा कम था, पर कभी कभी रात को हवा जब खिड़की से टकराती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुमसे जल्द मुलाकात होगी। शायद वो मेरा वहम था, या फिर रवि का साया अब भी मेरे साथ था। लेकिन अब फर्क था। पहले मैं डरती थी, अब नहीं। मैंने जिंदगी से एक बात सीखी थी कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे जीतने के लिए इंसान को सिर्फ एक बार हिम्मत करनी पड़ती है। और उस दिन से लेकर आज तक मैं खुद को यही याद दिलाती हूं कि मैं टूटी नहीं हूं, मैं बची हूं।